नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर रांची से, जहां नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित लोधमा रोड में 2 लोगों की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है और सूचना मिलने के बाद डीएसपी नगड़ी थानेदार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गए हैं। दोनों मृतकों के शरीर पर चोट के निशान हैं, वहीं उनके गले पर भी निशान हैं। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। एक मृतक के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हत्या के इस मामले की जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। और रांची के नगड़ी थाना की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर 2 लोगों का शव मिला है। सड़क किनारे दोनों का शव फेंका मिला, शरीर पर चोट के निशान भी थे और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक मृतक के गले पर भी निशान मिला और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या शव की पहचान हो पाई है? जी, फिलहाल पुलिस जो है वो मामले की तफ्तीश में जुटी है। हालांकि अब तक शव की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद जो मामले का खुलासा है वो भी कर लिया जाएगा। हालांकि अब तक शव की आधिकारिक रूप से शिनाख्त नहीं हो पा रही है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ये शव जो है वो मांडर इलाके के 2 युवकों का है जिनकी ये हत्या हुई है। हालांकि फिलहाल आधिकारिक रूप से इस पर फिलहाल कोई भी बात करने से बच रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही शव की शिनाख्त कर ली जाएगी और जल्द ही मामले का उद्भेदन भी होगा। लेकिन जिस तरह से ये हत्या हुई है उससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लोगों में भी लोग भी सकते में है। वहीं पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश की में जुटी है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। शव के गले पर भी निशान मिले हैं, जहां पर आशंका जताई जा रही है कि मारपीट के बाद गले को भी दबाया गया है, जिस वजह से मौत हुई है। हालांकि हत्या के पीछे क्या कुछ वजह है ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है और देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसे लेकर पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आ पाता है। कहीं ये पूरा मामला भीड़ तंत्र से तो जुड़ा हुआ नहीं है। ये तमाम चीजों पर पुलिस भी फिलहाल नजर बनाए हुए। जी चलिए ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और गोड्डा में बालू को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। पथरगामा थाना क्षेत्र के चकवा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बालू उठाव को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में 5 लोग जख्मी हो गए। वहीं एक पक्ष के 2 लोगों को गोली लगने की भी सूचना है। बताया जा रहा है कि खेत से बालू उठाव को लेकर विवाद भड़का था, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। एसडीपीओ ने बताया कि मारपीट में फायरिंग की बात सामने आ रही है, जिसकी जांच लगातार जारी है। वो दिया था बालू लोड कर, अच्छा, उठाने के लिए नहीं दिया, वो जबरदस्ती उठाने लगा, मारपीट करके। वो लोग कितना आदमी था? वो लोग जो सर 5-6 आदमी था। 5-6 आदमी। और आप लोग कितना आदमी थे? हम लोग 5 आदमी थे। हम लोग इधर से दिया मना करने का, वो लोग रड से मारने लगा तो फोन के करके गांव से गोली लेकर जाता, हम मार दिया। वो रास्ता है, मतलब हम लोग जहाँ आना उसी से करते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो सब अजरजन हर था, उसके बाद ये सब पी पा के आया था, गाड़ी उड़ी मतलब आदमी भी जाना हमें रोक देता है। अच्छा, रोक दिया, उसी में हम लोग इधर से गए तो मतलब कुछ मैटर हुआ था, हमारा ड्राइवर से मारपीट किया था। यहाँ से गए तो उसके बाद ये सब बात होते वो डंटा सीधा मार दिया हमारा माथा। अच्छा। वही गढ़वा में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का ससुराल वालों पर आरोप लग रहा है। मेराल थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां 6 महीने पहले ज्योति की शादी हुई थी। बेटे की शादी के 3 महीने बाद पिता की मौत हो गई, जिसके बाद बाइक और रुपए की मांग को लेकर ससुराल वालों ने ज्योति को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी बीच अचानक बेटी के बीमार होने की सूचना मिली। परिजन आनन फानन में पहुंचे, जहां उनकी बेटी की मौत हो चुकी थी और ससुराल वाले शव छोड़कर फरार हो गए थे। मौके पर पहुंची मेराल थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मेराल थाना अंतर्गत रेंजो ग्राम से हत्या की रिपोर्ट आई है सामने। उसमें
मृतिका के चाचा बाबा राम के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है, जिसमें दहेज के लिए उनकी पति की ज्योति कुमारी को हत्या करने के बाद उसके ससुराल द्वारा लोग के द्वारा किया गया है। इसमें उसके पति और उसके सास ससुर और देवर पर प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है। सर पुलिस क्या करेगी? पुलिस अभी पोस्टमार्टम और बाकी क्रिया कर रही है और उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। वही देखिए, रामगढ़ में हाथियों का झुंड रजरप्पा मंदिर के पास भचुगडी गांव तक पहुंच गया है। फिलहाल 5 हाथियों का एक झुंड भचुगडी के निकट भेड़ा नदी के पास है, जबकि दूसरे 5 हाथियों का झुंड मंदिर जाने के रास्ते में जनमियामा जंगल के पास है। रजरप्पा मंदिर जाने वाले श्रद्धालु और दुकानदार इससे भयभीत हैं। अचानक से हाथियों का झुंड मंदिर जाने के मुख्य सड़क पर आ जाता है। हाथियों के झुंड में 4 दिन का एक छोटा बच्चा भी है। बीती रात हाथियों के झुंड ने भुचुंगडी गांव में खेतों में लगी आलू और धान की फसल को रौंद दिया था। हाथियों का झुंड दामोदर नदी को पार कर बोकारो जिला चला जाता है, लेकिन फिर यह झुंड वापस रजरप्पा मंदिर क्षेत्र पहुंच जाता है। वन विभाग की कोशिशों के बावजूद हाथियों का झुंड यहां से नहीं भाग रहा है। और झारखंड में जब क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्कूल बंद हैं, तब स्कूल के बाहर स्कूल का संचालन हो रहा है। रांची और खूंटी जिले में संचालित ऐसे 40 स्कूलों में 4000 बच्चे रोजाना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये तमाम बच्चे आदिवासी परिवार से आते हैं, जिनके पास स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्टफोन नहीं है। आशा संस्थान की पहल पर रोजाना पेड़ की छांव में 2 घंटे तक ये ज्ञान की पाठशाला चलती है। कैसे चलता है ये स्कूल और क्या है इसमें खास, ये बता रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। मेरे ठीक पीछे जो तस्वीर है वो भी इसी बदलाव की ओर संकेत देती है। ये गांव के वैसे आदिवासी बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 1 to 5 तक की अगर हम बात करें तो स्कूल बंद हैं, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। लेकिन यहाँ आपको शिक्षा ग्रहण करते हुए ये आदिवासी बच्चे, गांव के बच्चे दिख जाएंगे। सामने ब्लैक बोर्ड है, इस पीपल पेड़ की छांव के नीचे बैठकर ये तमाम बच्चे रोज़ाना अपने पाठ्य पुस्तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिखरे हुए इस पीपल के पत्तों के बीच ये तमाम बच्चे इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रोजाना शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो बहुत कुछ भूल जाएंगे। यहाँ हम लोग पढ़ाई करने आते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ललिता दीदी पढ़ा रही है, और पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग रोज पढ़ते हैं, और जब बारिश होती है तो रूम में चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो जब धूप हो, बहुत ज़्यादा धूप होती होगी, ये कंसंट्रेट कर पाती हो पढ़ाई के समय में? थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात इसने कही है, यही सच्चाई है। और जो ललिता जो टीचर हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। ललिता जी, ये जो आप काम कर रही हैं ये तो बहुत अलग है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? जी, हम लोग सुबह सुबह पीपल के नीचे पढ़ाते हैं बच्चों को, और बारिश के मौसम में घर के अंदर पढ़ाते हैं सब बच्चों को। अभी लॉकडाउन के कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे पास बहुत बच्चे अच्छा से कर पा रहे हैं, वरना गांव में ऐसी किसी के पास फ़ोन नहीं है तो बच्चे कर नहीं पा रहे हैं अच्छा से। इस वक्त अगर हम रांची और खूंटी की बात करें तो तकरीबन ऐसे छोटे छोटे स्कूल, जो कहीं पेड़ की छांव की बात करें, कहीं किसी चौताल पर बात करें, किसी सामुदायिक भवन में बात करें, 40 ऐसे स्कूल चल रहे हैं और वहाँ 4000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या अजय जी, मैंने सही कहा? और ये कैसे आप संभव कर पा रहे हैं? असल में पिछले 2 सालों से स्कूल्स बंद है। आप अगर देखिए तो 2000 मार्च के बाद से ही बंद है, और हम लोग खूंटी और रांची 2 ज़िले में तकरीबन 40 जगह पाठशाला चला रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि स्कूल बंद है तो बच्चे की पढ़ाई एकदम रुक सा गया हुआ है। तो 40 जगह हम लोग प्लान किए, और हमारे जो मेंटर्स है, जो वॉलंटियर है, उनका हम लोग सिलेक्शन किए। फिर उनकी हम लोग 5 दिन का ट्रेनिंग भी किए कि आप बच्चों को शुरुआती दौर में कैसे पढ़ाएंगे। तो हमारे आशा सेंटर में हम लोग, रांची आशा सेंटर में हम लोग उनको ला के ट्रेनिंग किए, और 40 जगह पाठशाला शुरू किए। 40 मेंटर्स हमारे इसको पढ़ाते हैं। तकरीबन 2 शिफ्ट 3, कहीं 3 शिफ्ट में चलता है, कहीं 2 शिफ्ट में चलता है।
तो और करीब 4000 बच्चे पढ़ते हैं और सारे ट्राइबल बच्चे हैं सर। ऑनलाइन क्लास भी तो चल रहा है। चल रहा है, लेकिन बच्चे गरीब हैं, उनके पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, उन लोग और उनके माँ बाप भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं मोबाइल, इसलिए वो लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करते हैं, घर ही पे रहते हैं, और जो सक्षम है वे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जो सक्षम है उनके लिए बहुत कुछ है, वो घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, उनके बच्चे मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास में भाग ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, उनके लिए इस तरह की पाठशाला ही सफल और आने वाले समय में उनके लिए जिस रफ्तार के साथ उन्हें बढ़ना है वो शायद ज़्यादा कारगर होगा। इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं कि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, पूरी दुनिया कोरोना को जड़ से मिटाने में जुटी है। भारत भी 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही अभी भी जारी है। झारखंड के जो 9 जिले इस अभियान में फिसड्डी हैं, उनमें गोड्डा भी शामिल है। आखिर गोड्डा क्यों फेल दिख रहा है वैक्सीनेशन अभियान में, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। हर घर टीका, घर घर टीका। 3 नवंबर का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ऐसे 48 जिले जहां कोरोना की वैक्सीनेशन कम हुई है, वहां के अधिकारियों को वैक्सीनेशन के टिप्स दिए कि बीमारी और दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उन्हीं में से झारखंड का जिला गोड्डा भी शामिल था, जहां पीएम के साथ बैठक के बाद प्रशासन रेस तो हुआ, लेकिन हालात नहीं बदले। दरअसल गोड्डा के ठाकुर गंगटी में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने को लेकर पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया। टीम भी पहुंची, लेकिन पंचायत भवन का ताला नहीं खुला। आखिरकार सड़क पर ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया। परेशानी है कि पंचायत भवन कॉल किए थे, लेकिन उठाया तो बोला कि आ रहे हम लोग, तब नहीं आसरा देखकर हम लोग रोड पर टीकाकरण करने लगे, वैक्सीनेशन करने लगे। रोड पर हो रहा है, पंचायत भवन अंदर नहीं, ताला बंद है। हाँ, ताला बंद था तो हम लोग चले गए रोड पे। लोगों की जागरूकता देखिए। पीएम ने कहा है तो वैक्सीन हर हाल में लेना है, और यही वजह है कि सड़क पर ही 22 लोगों ने वैक्सीन लिया। मैं यहाँ आई तो ताला लॉक था, और एनएम दीदी का दवाई जब आया तो बैठने का कोई व्यवस्था नहीं, तो हम लोग रोड पर ही 2-3 चेयर ला करके और वैक्सीनेशन करवा रहे थे। लेकिन हमारा यही है परेशानी कि अगर टीकाकरण हुआ तो लोग को 10 मिनट बैठने का कहा गया है, और लेकिन लोग बैठने का व्यवस्था नहीं होने के कारण वो लोग घर जा रहे हैं। इसके बाद कोई परेशानी होगा तो इसका रिस्क कौन लेगा। एक पीएम है कि इटली में G20 शिखर बैठक और ब्रिटेन के ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में हिस्सा लेकर लौटने के तुरंत बाद वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा बैठक की, और एक सूबे के सीएम हैं कि राज्य के 9 जिले वैक्सीनेशन में पिसड्डी हैं। बावजूद इसके ना तो उनकी और ना ही उनके स्वास्थ्य मंत्री की नींद खुलती है। ऐसे में झारखंड में वैक्सीनेशन सेंटर के ताले कैसे खुलेंगे? गौरव कुमार झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। दीपावली के बाद अब छठ को लेकर तैयारियों में रांची का प्रशासन जुट चुका है। रांची के सिटी एसपी और एसडीएम ने छठ पर्व को लेकर डैम और तालाब का जायजा लिया। रांची में 4 छठ घाट पर एनडीआरएफ की तैनाती की जाएगी। रांची के बड़ा तालाब, धुरवा डैम, कांके डैम और चडरी तालाब में एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती की गई है। वहीं सभी छठ घाट पर और पहुंच पथ को भी दुरुस्त किया जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से अपील की गई है कि कोविड को लेकर जहां तक हो सके घर के आसपास ही कुंड बनाकर पूजा अर्चना करें।
व्यवस्था और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, वो हम देख रहे हैं। साथ ही साथ जो आप कहाँ पर NDRF की लोकल गोताखोरों के साथ समन्वय बनाते हुए ज़्यादा टीम्स की आवश्यकता है, उसका भी आकलन कर रहे हैं। सारा विजिट करने के बाद हम लोग बैठकर एक निर्णय लेंगे कि कहाँ क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। वही देखिए, गिरिडीह जिले में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर डीसी और सदर एसडीओ ने जिले के सबसे प्रमुख अर्गा घाट सहित गिरिडीह के सभी प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली और सभी से कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए छठ पर्व मनाने की अपील की। जहाँ पे सफाई की जरूरत है वहाँ अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से JCB मशीन तथा अन्य तकनीकी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो इन सभी माध्यमों से अगले एक सप्ताह में छठ पूजा शुरुआत होने के पहले पूरी साफ सफाई करा दी जाएगी ताकि सभी छठ व्रती पर्वतियों को एक अच्छा सुगमता के साथ घाट उपलब्ध हो और वो महापर्व छठ को संपन्न कराने में सुविधा महसूस कर सकें। रामगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में छठ महापर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। पतरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती में भी छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पर तालाब में छठ घाट की साफ सफाई, रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। ग्राम पंचायत के माध्यम से छठ घाट की साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। यहां पर लाइटिंग और छठ व्रतियों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ से हमारे संवाददाता जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू प्रखंड के सौंदा बस्ती में। शहरों में छठ महापर्व को लेकर साफ सफाई की क्या स्थिति है, न्यूज़ 18 के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में छठ महापर्व को लेकर क्या तैयारी चल रही है वो कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। अभी सौंदा बस्ती छठ घाट पर मैं हूं और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह का नज़ारा है। साफ़ सफाई काफ़ी यहां पर चल रहा है। अभी लगातार यहां पर साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। अभी हम यहां बात कराते हैं आपको यहां के मुखिया से, वो बताएंगे कि किस तरह का साफ़ सफाई यहां पर छठ महापर्व को लेकर किया जा रहा है। बताएं। छठ पर्व को देखते हुए पूरे गांव को साफ़ कराया जा रहा है। हर गली नाली को साफ़ करवाया जा रहा है। छठवर्तियों के आने वाले रास्तों को साफ़ करवाया जा रहा है और छठ घाट सौंदा बस्ती तालाब का जो छठ घाट है उसे पूरी तरह से साफ़ करवाया जा रहा है। घाट को पेंट भी करवाया जाएगा और जहाँ भी गंदगी है उसे साफ़ करवाया जा रहा है। बिजली और लाइट की पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी को परेशानी ना हो। तो आपने सुना और आपको बताना चाहेंगे कि सौंदा बस्ती में छठ महापर्व के अवसर पर हज़ारों छठव्रती यहाँ पर जुटते हैं और उगते और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से काफ़ी अच्छा आकर्षक ढंग से छठ घाट की साफ़ सफाई चल रही है। पेंटिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब देख सकते हैं रास्ते की साफ़ सफाई भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र में छठ महापर्व को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है आप कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ सौंदा बस्ती छठ घाट पर। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश और विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने एक अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन एक नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। तो आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। – 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स ने देश विदेश में मशहूर एम्बेसडर कार का निर्माण बंद करने का फैसला किया। कई भारतीय चौंक गए। एम्बेसडर कार का निर्माण बंद होने पर अमूल ने भी देशवासियों के साथ अफसोस जताया। विज्ञापन में अमूल गर्ल को कार के साथ अफसोस की मुद्रा में दिखाया गया। एम्बेसडर शब्द को तोड़कर लिखा गया एम्बेसडर, सैड यानी दुख। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।